आपसे एक कॉर्पोरेट सेक्टर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है ऑडिट का, और इसको अगर कोरिलेट करें हमारी लाइफ के साथ तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक आइडिया बनता है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसको शेयर करते हैं। हम जब ऑडिट बेसिकली है क्या, मैं इसको इसकी टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जा रहा, मैं सादा से अल्फाज में आपको समझा देता हूँ कि ऑडिट बेसिकली ये है कि किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम करने का तरीक़ाकार है उसके अंदर उसके लिए एक पॉलिसी डेवलप की जाती है, उसके SOPs बनाए जाते हैं। एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है, SOPs होते हैं, और फिर उसके अंदर हर डिपार्टमेंट का के अपने SOPs होते हैं, पॉलिसी होती है, जिसके अंदर काम करने का तरीक़ाकार बयान किया जाता है कि आपने जो सर्टेन प्रैक्टिसेस करनी है वो इसके अकॉर्डिंगली करनी है। और ऑडिट ये है कि जब आपका एक फिस्कल ईयर एंड होता है और बाज़-औक़ात कंपनीज़ जो हैं उनके इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, वो क्वार्टरली भी होते हैं, आफ्टर 6 मंथ भी होते हैं, और फिर 1 साल बाद वो इंटरनल ऑडिट्स भी होते हैं बाज़-औक़ात, और फिर एक्सटर्नल ऑडिट्स भी होते हैं कि कंपनीज़ हायर की जाती हैं, वो आते हैं उनके ऑडिटर्स और आ करके वो पूरा रिकॉर्ड चेक करते हैं। वो बेसिकली अब करते क्या हैं, वो चेक करते हैं कि जो उस ऑर्गेनाइजेशंस के या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो ऑडिट जब वो कर रहे होते हैं तो उनकी फ़ाइल्स को चेक करते हैं और उनको मैच करते हैं कि जो SOPs उसकी पॉलिसी बुक के अंदर लिखे जाते हैं और SOPs पॉलिसी बुक के अंदर बयान किए गए। कुछ इस तरह की SOP बुक जो है वो मिलती है। जब मैं जॉब करता रहा हूँ तो मुझे मेरे जो सीनियर्स थे, मैं गया तो उन्होंने फ़र्स्ट डे ही मुझे ये कहा कि उन्होंने कहा बेटा आप, ये मेरे जो बॉस थे सीनियर, उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी बुक है और ये हमारे डिपार्टमेंट की, आप इसको आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, इसको रट लें, याद कर लें, और आपने कोई काम इससे बाहर नहीं करना। और CEO के पास सिर्फ अथॉरिटी है कि वो अगर पॉलिसी के अगेंस्ट कोई से बाहर जाना है और उससे ऊपर कोई काम करना है तो ओनली CEO की अथॉरिटी है वो। तो अगर वो रिटर्न में आ जाए तो फिर आपने ये काम करना है, अदरवाइज़ तो जो कोई भी आपको कह दे डायरेक्टर लेवल तक, ऊपर तक, तो आपने इस SOP को फॉलो करना है और इस पॉलिसी को फॉलो करना है। इसी तरह एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में गए तो वहाँ पे डायरेक्टली आई वाज इन्वॉल्व इन पॉलिसी, तो वो HR की पोजीशन थी और वहाँ पर भी सेम कंडीशन में गया। उन्होंने पहले दिन ही उन्होंने कहा जी कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बुक है, SOPs हैं, आप इनको देख लें और इसके अकॉर्डिंगली जो है ये आपने फाइल्स मेंटेन करनी है यहाँ पे। और फिर इसी तरह फिर वो ऑडिटर्स आते हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, तो वो देखते हैं। अब वो करते क्या हैं, वो करते हैं कि जो आपकी पूरी फाइल्स हैं उनको वो चेक करते हैं। और मैं इसकी एक आपको एग्जांपल कोट कर देता हूँ, इससे बात ज़रा ज़्यादा आसान और वाज़ेह हो जाएगी। मसलन आपने कोई परचेज़ करनी है तो परचेज़ का वहाँ पे एक तरीक़ाकार लिखा हुआ होगा कि आप उसके लिए पहले एक रिक्विजिशन फ़ाइल करेंगे इंटरनली डिपार्टमेंट के अंदर, और फिर वो आपके जो बॉस हैं अगर उनकी अथॉरिटी है उतनी अमाउंट के लिए तो वो उसको साइन कर देंगे, अदरवाइज़ वो रिकमेंड कर देंगे, और ऊपर फिर फाइनेंस में जाती है या जो भी SOP के अकॉर्डिंग जो भी अथॉरिटी है उतनी अमाउंट साइन करने की, वो उसके पास जाएगा। उसको वो फिर देखते हैं कि आया ये काम होने वाला है, नहीं है, ज़रूरत है, जो भी है, एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। और उसके बाद वो रिक्विजिशन वो साइन होती है, परचेज़ डिपार्टमेंट के पास जाती है। परचेज़ डिपार्टमेंट अगर कोई बड़ा काम है कंपनी लेवल का और ज़्यादा काम है उसके लिए वो टेंडर्स अनाउंस करते हैं और उसके लिए इश्तिहार देते हैं, और उसके एड्स के रिस्पॉन्स के अगेंस्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो सारे फाइल्स के अंदर लगे हुए होते हैं कि जी ये रिक्विजिशन फ़ाइल हुई थी, ये इसके अगेंस्ट ये अप्रूवल्स हुए थे, फिर ये ऐड लगा था अखबार के अंदर, इसके अगेंस्ट हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स आए थे, और इनमें से हमने जो हमारी पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंगली इस वेंडर को सेलेक्ट किया है इन वजूहात की बुनियाद पर, और ये सामान आया है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि एक सिंगल मार्कर भी आप अपनी मर्ज़ी से किसी कॉर्पोरेट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं परचेज़ कर सकते, उसके लिए भी पूरी SOP और पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है। इसी तरह हम HR के अंदर जब मैं रहा तो वहाँ पर भी यही चीज़ फॉलो की जाती थी कि एक पूरा प्रोसीजर था कि जिस डिपार्टमेंट ने कोई, जिनके पास वैकेंसी है वो अपनी लिख करके पहले देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो उसके ऊपर साइन होते हैं GM का जो भी अथॉरिटी है,
और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम ऐड देते हैं, ऐड है फिर उसके अगेंस्ट सीवीज़ आनी है, टेस्ट होने, इंटरव्यूज़ होने हैं। तो एक एक एम्प्लॉय की फ़ाइल के अंदर वो सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं कि जी ये ऐड लगा था, इसके अकॉर्डिंगली इनकी सीवी आई थी, फिर इनका ये टेस्ट हुआ था, ये इनका इंटरव्यू का स्कोर है, और फिर उसके बाद जितने भी तो ऑडिटर्स बेसिकली वो चेक करते हैं कि ये जो पॉलिसी और ये जो पूरा प्रोसीजर इनका लिखा हुआ था इसके मुताबिक इनकी प्रैक्टिसेस हैं या नहीं हैं। वो उस फाइल को क्रॉस चेक करते हैं और वेरीफाई करते हैं। तो अब जब वहाँ पर भी कोई भी आपको कोई काम, कोई एक्ट वो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं मिलता, तो इसको कहते हैं कि जी ये आपने प्रॉपरली काम नहीं किया हुआ। उस पॉलिसी की वायलेशन के ऊपर, उसके अगेंस्ट वो फिर डिफरेंट पेनल्टीज़ हैं, वो भी उस बुक के अंदर लिखी हुई होती हैं। अगर कोई उनको वायलेट करता है, कोई एक्सट्रीम काम है, तो उस वायलेशन के ऊपर आपको डिसमिस किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। और कोई ज़्यादा लेवल की नहीं है, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, तो उसके लिए वो फिर प्रोसीजर्स, वो भी हर चीज़ बहरहाल उस पॉलिसी बुक के अंदर, SOPs के अंदर वो लिखा हुआ होता है कि उनको किस तरह अकोमोडेट करना है चीज़ों को। अगर कोई किसी पोजीशन पर कोई बंदा, अगर वो उन प्रैक्टिसेस, उसकी प्रैक्टिसेस पॉलिसी को मैच नहीं कर रही होती, तो उसको हम कहते हैं कि जी ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। और करप्ट प्रैक्टिसेस की बुनियाद पर वो बंदा डिसमिस हो सकता है, उसको रेड मार्क करके उसको ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जा सकता है, और नेक्स्ट जगह वो जहाँ जाएगा उसके लिए अप्लाई करना मुश्किल होता है। कि इंटरव्यू में आपसे सबसे पहला सवाल होना है कि जी एक्सपीरियंस क्या है, जॉब कहाँ की है, जी वहाँ की है, फ़लाँ जगह की है, तो छोड़ा क्यों वहाँ से। तो अब वो तो नहीं बता सकते कि जी मेरे ये रीज़न्स थे। इवन कि मैंने खुद एक इंटरव्यू में मैं था, तो उसकी पास्ट हिस्ट्री वो मुझे भी मालूम थी, मैं पर्सनल उनको जानता था, और वो सेम प्रोसीजर यही चीज़ थी कि although the person himself was not corrupt, but जो उन्होंने काम किया था that was not according to the policy or SOP, so it was declared as corrupt practices। और वो अपना खुद उसको एक्सप्लेन कर सकता था कि ये काम जो है मैंने इस तरह किया और मुझे इस वजह से निकाला गया, और उसके लिए जॉब मसला बनी हुई थी। ही वॉज सीनियर, मुझसे उस यूनिवर्सिटी में सीनियर थे, और लेकिन ये इन इश्यूज़ का उनको सामना था कि वो जॉब नहीं कर पा रहे थे 7-8 साल से। अब मैं जिस पॉइंट पर आना चाह रहा हूँ, और जो मैं बात जिसके लिए पूरी कहानी आपको सुनाई है SOPs की और पॉलिसी की, हम जो इंसान इस दुनिया में हैं और हम भेजे गए हैं, इसी तरह की एक पॉलिसी बुक वो हमें भी दी गई है। हमारी भी इस पूरी लाइफ का जो SOPs हैं वो भेजे गए हैं, वो एक किताब की शक्ल के अंदर, वो उसके अंदर लिखे हुए हैं सारी पूरी लाइफ के, पैदा होने से लेकर के मरने तक के, कि हम जो इस ज़िंदगी में और ये जो इस कारखाना कुदरत में और इस ज़मीन पर जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उस पर ज़िंदगी गुजारने की वो SOP बुक, वो पॉलिसी बुक, वो भी हमारे साथ आई है मैनुअल के तौर पर कि जी ये जो प्रोडक्ट है, ये जो चीज़ है, ये जो मशीनरी है, ह्यूमन बॉडी, इसने विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंडिविजुअल इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, JDs क्या हैं, ये मेंशन है उसके अंदर कि इसके फ़राइज़ क्या हैं, जो उसकी प्राइमरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बयान किए गए कि एज एन इंडिविजुअल इसने क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है, इसके ऑब्लिगेशंस क्या हैं, इसके फ़राइज़ क्या हैं। और फिर एज ए होल इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन ही इज़ इंटरेक्टिंग विद द अदर पीपल, जब दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट होगा तो उनके साथ डील करने का भी क्या तरीक़ाकार है, उसके क्या SOPs और पॉलिसीज़ हैं, वो भी सब कुछ बयान किया गया है। कमाना है कैसे, खाना है कैसे, हर चीज़ बयान की हुई है। तो अब सेम चीज़ देखें कि हमारे ऊपर फिर रिकॉर्ड कीपर्स, अकाउंटेंट्स भी बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर दो जो हमा वक्त हर चीज़ को लिख रहे हैं, हमा वक्त वो रिकॉर्ड कीपिंग भी हो रही है, वो फाइल मेंटेन हो रही है कोई सारी की सारी। और फिर कुरान मजीद में जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब वो दिन आएगा कि जिस दिन ये सारे अमाल खुलेंगे, तो वो जितनी भी फाइल्स हैं, वो बुक्स हैं जिनमें रिकॉर्ड जो है जितना भी मेंटेन किया गया, वो सामने ला करके रख दी जाएंगे। और फरमाया कि एक छोटे, वो खुद इंसान देख के कहेगा कि इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, एक छोटी सी छोटी चीज़ भी उसके अंदर रिकॉर्डेड मौजूद होगी, और उनको मैच किया जाएगा इस पॉलिसी बुक के साथ कि ये पॉलिसी जो इसको दी गई थी, SOPs इसको दिए गए थे, ये उसके अकॉर्डिंग हैं या नहीं हैं। यानी ये जो लाइफ सर्कल का एक एंड होना है, इसका जो फिस्कल पीरियड का जब एंड होना है, तो देन देयर इज एन
ऑडिट, फिर ऑडिट होना है और वो प्रैक्टिसेस को मैच किया जाएगा कि वो पॉलिसी बुक के साथ मैच करती हैं या नहीं करती। एंड इफ देयर आर करप्ट प्रैक्टिसेस, अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी बुक देयर विल बी पनिशमेंट्स। वो भी इसमें बयान की गई है कि क्या क्या वो पनिशमेंट्स होंगी। और इवन कि इस पॉलिसी बुक को सिर्फ ये नहीं कि पॉलिसी बुक दे दी गई है कि जी इसको देखें, नहीं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना पैगंबर, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी मबूस फरमाया। उन्होंने वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल खुद करके दिखाई। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपसे जब पूछा गया कि हुजूर के अखलाक क्या थे, तो आपने पूछा कि क्या आपने कुरान को नहीं पढ़ा, और फिर खुद इरशाद फरमाया कि ये कुरान ही सारे हुजूर के अखलाक हैं, अलहम्द से लेकर वन्नास तक, ये पूरा कुरान ये हुजूर के अखलाक है। यानी वो प्रैक्टिकली हुजूर ने वो सारी चीज़ें करके दिखाई कि अगर इसको बहैसियत बशर, इंसान के तौर पर अगर इसको प्रैक्टिकली करना भी हो तो उसको भी क्या कहा कुरान ने कि तुम्हारे लिए एक उसवा, एक तरीक़ाकार, एक रोल मॉडल मौजूद है कि इसको देख लो, तुम्हें ये ना लगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली दिस इज़ इम्पॉसिबल कि एक इंसान ये सारे काम कर सकता है। या एक रियासत जो है वो इस SOP बुक को, इस पॉलिसी बुक को वो इम्प्लीमेंट कर सकती है। हमारे यहाँ आज ये सवाल होता है कि जी ये मुमकिन नहीं है आज के इस दौर के अंदर, तो वो उन्होंने करके दिखाया कि अगर आपने इसको एज ए स्टेट रन करना हो तो इन ऑर्डर्स को, इस कानून को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इसी तरह एज एन इंडिविजुअल उन्होंने करके दिखाया, कलेक्टिवली एक सोसाइटी के अंदर आम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए वो कैसे होंगे, वो एक पूरी सोसाइटी एक रोल मॉडल के तौर पर वो बना करके दिखाई कि ये ऐसे पॉसिबल है ये। और उसको अगर देखना हो, आज हमने अंडरस्टैंड करना हो, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने, इंसानों ने खुद अपने हाथ से अपने कॉन्स्टिट्यूशंस, लॉ, SOPs, पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, उनको फॉलो करते हैं। और अगर ना किए जाएं, वायलेट की जाएं, तो उसमें दो चीज़ें हैं, ना उस ऑर्गेनाइजेशन का वो निज़ाम प्रॉपरली चलेगा और कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको एक्सेप्ट भी नहीं करती। हर कोई अगर वहाँ पर अपनी मर्जी करना शुरू कर दे, इवन कि आप देखें दो चीज़ें हैं, मैंने कहा ना कि उसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि उसने एक काम करना है, बहैसियत अकाउंटेंट, उसने जो एक अकाउंट्स की पोजीशन पर और सीट पर बैठा हुआ है, तो जो उसके प्राइमरी जॉब है उसकी रिकॉर्ड कीपिंग की, उसने वो भी देने हैं। और फिर जब वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा तो तब उसका बिहेवियर क्या होगा। ये नहीं है कि उसने अगर दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ मिसकंडक्ट किया और दूसरी तरफ वो एज एन अकाउंटेंट बहुत अच्छा है तो ऑर्गेनाइजेशन तब भी उसको रखेगी वहाँ पर, नहीं। उसका करेक्टर मॉरली दैट मस्ट बी गुड एज वेल। सेम एज इन द केस इन आवर लाइफ कि हम बहसीत इंसान, हम कहें कि जी हमने नमाज रोज़ा और वो हमारी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम वो तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शंस के अंदर हमारा अखलाक अच्छा नहीं है, सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो हम, और इसी तरह रियासतें आप दुनिया के अंदर देखें, उनके कानून हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, उनके कानून को, लॉ को हम फॉलो करते हैं। वो ना किया जाए, नेशनलिटी वो कैंसिल कर देंगे, सिटीजनशिप जेल में डाल देंगे, पनिशमेंट्स हैं, पेनल्टीज़ हैं उसके ऊपर। एंड देन इसके ऊपर आखिरी बात जिस पर मैं गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा कि देयर इज़ एन ऑडिट ईव एवरी ईयर। वो जो 15 और 14 शबान की, जो 14 और 15 शबान की मिडनाइट है, जिसको शब बराअत का कहते हैं, कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि आमाल उस एक साल के वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश होते हैं। यानी एक फिजिकल ईयर एंड होता है तो वो ऑडिट ईव होती है कि वो सारे की सारी फाइल्स, वो किताबें वो पेश कर दी जाती हैं और फिर फैसला हो जाता है कि जी जिसकी लाइफ बढ़नी है, रहना है, किसने मरना है, वो सारे फैसले हो जाते हैं उस साल के अंदर। तो हम अगर ज़िंदा हैं तो हमें इस मोहलत से फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि हमारी प्रैक्टिसेस वो करप्ट प्रैक्टिसेस तो नहीं है। करप्शन सिर्फ वो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर नहीं होती कि आप पैसे का खुर्द बुर्द कर रहे हैं तो वो बदउनवानी और करप्शन कहलाएगी। करप्शन की डेफिनेशन ये है कि एनीथिंग, जो काम आप कर रहे हैं वो एज पर SOPs और पॉलिसी नहीं है, दोज विल बी कॉल्ड करप्ट प्रैक्टिसेस। तो हमारी लाइफ भी ऐसे ही पोल्यूटेड है इन प्रैक्टिसेस के साथ। अगर हम गौर करें, खुद को देखें तो, कि जो हमें पॉलिसी बुक दी हम उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे, और फिर हमने जिस दिन वो ऑडिट डे होना है, द डे ऑफ जजमेंट,
तो वो ऑडिट होना है हमारा, और वो सारी SOP बुक के अकॉर्डिंगली हमारी प्रैक्टिसेस को जांचा जाएगा और देखा जाएगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था ऑडिट का। हम इन करप्ट प्रैक्टिसेस से बचें, हम लाइफ में करप्ट इंसान बनकर न रहें। हम पूरी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, जो अमानतन हमें एक ज़िंदगी दी गई है और जान दी गई है, वो उस पॉलिसी बुक के मुताबिक होनी चाहिए, वो SOPs के मुताबिक बसर होनी चाहिए। वी आर अकाउंटेबल फॉर दैट।